आम लोगों का अधिकार है, उस अधिकार पर हनन है, कुठाराघात है। वी द पीपुल, हम भारत के लोग। तो एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, यह हमारे संविधान की मूल आत्मा है। लोग परिसीमन न हो इस बात को लेकर शोर मचाते रहे। उनकी कोशिश है कि भारत सरकार पर दबाव बनाकर परिसीमन के काम को फिर से रोका जाए। वर्षों से परिसीमन नहीं हुआ। इसका परिणाम है कि दक्षिण के कुछ राज्य जो परिसीमन के खिलाफ हैं, उनके अलावा खास करके हिंदी बेल्ट का राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, इनका बहुत ही नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप क्या जानते हैं कि जनता का आवाज कौन उठाता है? जनता का आवाज उठाने के लिए आप किसको चुनते हैं? जी हाँ, आप चुनते हैं सांसद और विधायक, जो आपकी समस्या, आपसे जुड़े हुए मसले को लोकसभा या विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हिंदी राज्य यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में अगर एमपी और एमएलए की संख्या कम है तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, यही सच्चाई है। 1971 के बाद विगत 50 सालों से अधिक में जो परिसीमन है यानी कि डिलिमिटेशन है वो नहीं किया गया। बहुत ही नया टॉपिक है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप अगर हिंदी भाषी है, हिंदी बोलने वाले और हिंदी राज्य से, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए बनाया गया, जिससे आपको अवेयरनेस हो। जो लोकतंत्र की हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, समान वोट की बात करते हैं, उस मुद्दे पर यह वीडियो मैंने बनाने का फैसला लिया है। सबसे पहले बात करेंगे कि डिलिमिटेशन है क्या। ये बहुत ही नया टॉपिक है, बहुत कम न्यूज चैनल ने इसको दिखाने का काम किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि साउथ स्टेट से आने वाले सांसद, मुख्यमंत्री इस पर आवाज उठा रहे हैं। ये है क्या, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। संविधान जो है वो अधिकार देता है कि हर एक वोट का वैल्यू बराबर होना चाहिए। यानी कि आप पटना में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, या आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या तमिलनाडु के किसी जिले में रहते हैं, हर वोट का मूल्य बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर एक जिले में 10 लाख लोग एक सांसद चुना करते थे किसी जमाने में, तो कर्नाटका में भी उतने ही लोग चुनेंगे और बाकी स्टेट में ही उतने ही लोग चुनेंगे। तो परिसीमन क्या कहती है कि भैया एक बाउंड्री तैयार करती है। इस जनसंख्या के आधार पर जब सेंसस होता है, जो सर्वेक्षण होता है, लास्ट सर्वेक्षण हमारे देश में 2011 में हुआ, 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ। अब अगले साल जो है 5 साल के लिए बढ़ाया गया था, 2026 में होने की संभावना है। इसीलिए यह टॉपिक बहुत जोर पकड़ रहा है। 1971 के जनगणना के अनुसार आज भी हिंदी भाषी राज्यों एमपी एमएलए का सीट चल रहा है, यानी कि सीट नहीं बढ़ाया गया है, जबकि जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है। अब जो डिलिमिटेशन की हम बात करेंगे उसमें क्या है, राज्य और लोकसभा की जो संख्या है उसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है, जिसके लिए 1971 में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना था। आज हिंदी बेल्ट में, स्पेशली जो जिन स्टेट में हम बात करते हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, इन सब स्टेट में अब जनसंख्या 3 गुना हो चुकी है। यानी कि अमूमन 30 लाख के आसपास एवरेज जनसंख्या हम लोग का हो चुका है। और दूसरी तरफ साउथ स्टेट की बात करेंगे तो 18 से 20 लाख के जनसंख्या में वो बैठे हुए हैं। तो 2011 के सेंसस को अगर हम माने तो अमूमन हमारा 50% जो है ग्रोथ होना चाहिए, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए बढ़ना चाहिए। आपको लगता होगा कि आपके लिए क्यों जरूरी है कि ये तो चुनाव लड़ने का विषय है। बिल्कुल नहीं। जितना ज्यादा एमपी आपके स्टेट में, आपके राज्य में होगा, उतना ही ज्यादा आपको फंड मिलेगा। यानी कि आपको पता है कि एक एमपी का 5 करोड़ का फंड होता है एक साल का, प्लस जो प्रधानमंत्री जी की योजना है, जो सेंट्रल योजना है, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज मिलता है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज मिलता है, जितनी लोकसभा होती है उसके हिसाब से मिलता है। जिसके पास ज्यादा लोकसभा, उसके पास ज्यादा फंड, ज्यादा विकास, ज्यादा सड़कें, ज्यादा रोड, ज्यादा एजुकेशन, ज्यादा अच्छा गवर्नेंस। यानी कि अगर जनसंख्या, कम जनसंख्या को देखने के लिए एक एमएलए है, एमपी है, तो उसके लिए ज्यादा आसान है
अपनी जनता की समस्या का समाधान करना, जनता से कनेक्ट करना, जनता से मिलना, इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि 1976 में अमेंडमेंट लगा करके फ्रीज क्यों किया गया। फ्रीज करा गया 1976 में 42वें अमेंडमेंट के तहत यह कहा गया कि 2000 तक कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। करीबन 25 सालों के लिए इसको फ्रीज कर दिया गया। इस सरकार किसकी थी आपको पता है, और फ्रीज करने का नुकसान किसको हुआ? हिंदी बेल्ट को, उत्तर प्रदेश को, बिहार को, मध्य प्रदेश को, इन सब राज्यों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब जो हम बात करते हैं इस वीडियो के अगले पड़ाव में कि डीलिमिटेशन है क्या। डीलिमिटेशन एक कानून है जिसको हिंदी में परिसीमन कहते हैं, और इस कानून के तहत ही डिसाइड होता है। अब ये कानून है क्या, कौन बनाता है? तो सरकार जब जब सर्वे होती है, सर्वे 2011 में हुआ था, 21 में ड्यू था, 21 में कोरोना की वजह से नहीं हुआ, 2026 में होने की संभावना है। तो इसके जो मेंबर है, कौन होता है काउंसिल, कौन डिसाइड करता है, क्या पावर है इनके, ये भी जानना चाहेंगे आप। तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इसके हेड होते हैं। चुनाव आयोग के जो मुखिया है वो इसके हेड होते हैं, और भी सरकार के जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो इसके मेंबर होते हैं। राज्य के जो इलेक्शन कमीशन है उनके मेंबर, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। डीलिमिटेशन काउंसिल यानी कि परिसीमन बोर्ड इसमें फैसला करती है कि किस राज्य को कितना सीट, कितना एमपी, कितना एमएलए। लेकिन अब आप बात करिए कि डीलिमिटेशन काउंसिल के पास जो है ये 3-4 लोग, 5 लोग मेन लोग मिलकर बनाते हैं। सर्वे के बाद जब सेंसस का डेटा आ जाता है तब इनके पावर इतने ज्यादा हैं कि इनके पावर को किसी भी कोर्ट में, यानी कि डीलिमिटेशन काउंसिल के पावर को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। लोकसभा या विधानसभा इसके खिलाफ कोई भी विधेयक पारित नहीं कर सकती। यानी कि मोस्ट पावरफुल बॉडी है ये, जिसको डिसाइड करना है कि किस राज्य में कितना एमपी, कितना एमएलए होगा। जितना ज्यादा एमपी उतना ज्यादा विकास, जितना एमएलए उतना विकास। अब हम बात करते हैं अभी के संदर्भ में। एमके स्टालिन ने कहा हाल फिलहाल की बात कि हम साउथ के स्टेट को एक साथ लेके आएंगे और डीलिमिटेशन यानी कि परिसीमन जो 2026 में होना है उसको नहीं होने देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर डीलिमिटेशन काउंसिल ये सोचती है कि हम 543 सीट में ही पूरे भारत को फ्रीज करेंगे, यानी कि जो लोकसभा की सीट अभी है उसी में फ्रीज करना है, तो निश्चित तौर पर केरला, तमिलनाडु, साउथ के कुछ स्टेट का नुकसान लोकसभा में होगा। लोकसभा में नुकसान होगा तो उनका पॉलिटिकल बेस कंट्रोल होगा, उनकी इन्फ्लुएंस कंट्रोल होगी। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश को फायदा होगा, और आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार है, टीडीपी एनडीए गठबंधन के साथ। अब इसका मतलब समझ सकते हैं। तो एमके स्टालिन जो प्रयास कर रहे हैं कि एक नया ग्रुप बनाया जाए, लेकिन मजे की बात है हिंदी राज्यों में अभी ये प्रयास परिसीमन न हो इस बात को लेकर शोर मचाते रहे। उनकी कोशिश है कि भारत सरकार पर दबाव बनाकर परिसीमन के काम को फिर से रोका जाए। 2026 में परिसीमन प्रस्तावित है, तो इसको रोकने की उनकी कोशिश है। ना के बराबर हुआ है। सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी ने इसके ऊपर आवाज उठाया, उन्होंने डेटा रखा, मीडिया को बताया, पूरे राष्ट्र को बताया। हिंदी भाषी लोगों को पता ही नहीं था, क्योंकि लोग इस तरीके की न्यूज नहीं देख पा रहे हैं जो उनके लॉन्ग टर्म विजन के लिए, उनके बच्चों के लिए जरूरी है। अब सिर्फ आपका ये नहीं है कि आपके नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगे तो जो शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के, जो अति पिछड़ा है, दलित है, उसको भी लोकसभा में चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, सीट बढ़ेगा। वैसे ही एमएलए के सीट बढ़ेंगे, एमएलए का सीट बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि राज्यसभा में सीट बढ़ेगा, एमएलसी का सीट बढ़ेगा। महिला आरक्षण जो सरकार लेके आई थी 33%, वो भी ज्यादा होगी। तो ये एक बहुत ही गंभीर और बड़ा मुद्दा है, जिसमें और आगे जानकारी आपको मैं दूंगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। 1971 में जाते हैं वापस। 1971 में जो डिलिमिटेशन काउंसिल थी उसका ये मानना था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा होना चाहिए। उसी समय 543 का जो है प्रोविजन वो फ्रीज कर दिया गया, और आर्टिकल 81 में कहा गया है कि ईच स्टेट टू गेट सीट्स इन प्रोपोर्शन टू इट्स पॉपुलेशन, यानी कि हर स्टेट को अपने जनसंख्या के आधार पर अपना सीट उसको मिलेगा लोकसभा में। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो मैं डिमांड कर रहा हूं कि अगर वोट बराबर है तो सीट भी बराबर होना चाहिए हमारा, और सीट बराबर होगा तो विकास होगा, जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं कि जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की है
तो आज जो दिक्कत है हमारे देश में, खास करके हिंदी बेल्ट में, कि 150% का डिफरेंस है। यानी कि अगर साउथ में कोई व्यक्ति बैठा है तो आपसे 1.5 गुना वोटिंग पावर ज्यादा है नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में, यानी कि यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी में। तो ये एक बड़ा ही डिसबैलेंस है जिसके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। ये कहा गया कि जनसंख्या वृद्धि जो है नॉर्थ में ज्यादा हुआ है 1971 के बाद, इसीलिए सरकार ने 2001 में जो है डिलिमिटेशन को रोका, कहा कि नहीं अभी तो हम इसको फ्रीज ही रखेंगे 25 साल तक, 2026 में ड्यू हो रहा है। सच्चाई थोड़ी सी उल्टी है। अगर आप 1931 से लेकर के 2011 तक के सर्वे डेटा को देखेंगे कि किसका जनसंख्या कितना बढ़ा है, राइट, तब आपको पता चलेगा ना कि जनसंख्या बढ़ा ही भी था या एक सिर्फ मीडिया रूमर है। जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है कि साउथ के लोग तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं जी, उन्होंने ज्यादा फर्टिलिटी नहीं होने दिया, यानी कि ज्यादा जो है बच्चे पैदा नहीं किए, कम किए, कंट्रोल किया, ये उनका कहना है। और नॉर्थ वाले ने नहीं किया, ये उनका कहना है। और नॉर्थ की जनसंख्या बढ़ती चली गई, उन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया, तो उनकी सजा उनको क्यों मिलनी चाहिए। साथ में वो ये भी कहते हैं कि यार जीडीपी में हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो इंडिया का जो प्रोडक्शन है उसमें 35% योगदान है मेरा, मेरी जनसंख्या 18% है। केरला कहता है जी मैं तो 100% लिटरेसी लेके बैठा हूँ, मुझे क्यों सजा दे रहे हो। बिहार जहाँ पे अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है बिहार की या यूपी की वो इलिटरेट है। तो ये सब समस्या है। अब इसकी गहन जांच करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। हिंदी बेल्ट में जो 1931 में जो जनसंख्या थी वो थी 13.63 यानी कि 13.63 करोड़, और 2011 का जो सेंसस मेरे पास अवेलेबल है उसमें 50 करोड़। तो मोटा मोटी 269% का जो है 269% का इंक्रीज आया। उसी समय अगर आप बात करेंगे 1931 से 2011 की साउथ के बेल्ट, तो 7.21 करोड़ उनकी जनसंख्या थी, आज उनकी जनसंख्या 28.61 करोड़ है, यानी टोटल 297% का डिफरेंस। इसका तर्क यह है कि उनकी लिटरेसी रेट पहले से ज्यादा थी, उनको अंग्रेज का शोषण भी कम करना पड़ा था। यह भी मैं डेटा के साथ बताऊंगा आपको। ये जो बात बताया है आपको कि उनका जनसंख्या दर ज्यादा था, यानी कि 1971 तक वो फास्ट ग्रो करे, उनका विकास पहले हो चुका था। अब हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ, हम लोग के यहाँ लिटरेसी आई, एजुकेशन आया, महिलाओं में जो है अवेयरनेस फैला कि जो है फर्टिलिटी है या बाकी जो चीजें हैं, परिवार योजना है, उन सब के बारे में पता चला, सरकार की स्कीम्स आई, योजना आया, तो उसका एक असर देखने को मिला और ग्रोथ जरूर हुआ है। लेकिन कंपोजिट तरीके से आप देखेंगे तो साउथ के स्टेट अभी भी मोटा मोटी आगे चल रहे हैं हमारे से, यानी कि करीब करीब 28% का ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो ये जो मीडिया में खबर है कि साउथ के स्टेट की जनसंख्या कंट्रोल किया था इसलिए सीट्स नॉर्थ की नहीं बढ़नी चाहिए, ये बेबुनियाद है। ये समान जो अधिकार है, इक्वल वोट फॉर एवरीवन, इसके खिलाफ है जो संविधान की मूल भावना है। संविधान ही हमें अधिकार देता है कि आप जिस स्टेट में भी रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, आपको अपना जनप्रतिनिधि इक्वल परसेंटेज में, इक्वल रूप से चुनने का अधिकार है। अब जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज ये है कि हिंदी बेल्ट के स्टेट आप जानते ही है, हिंदी बेल्ट में औसतन 2011 के सेंसस के हिसाब से 28 से 30 लाख लोग पर एक सांसद चुना जाता है। निश्चित तौर पर डेटा अब ये बढ़ गया है, अब ये डेटा 40 लाख के आसपास हो गया होगा, और साउथ में 18 से 20 लाख या 22 लाख मैक्सिमम आज के समय में होगा, एक सांसद चुना जाता है। तो 22 से अगर 30 करते हैं तो कम से कम 1.5 का फर्क है, यानी कि 150%, जो मैंने पहले के वीडियो में भी आपको कहा कि ये बहुत बड़ा नुकसानदायक हो रहा है हमारे हिंदी वासियों के लिए, यानी कि आपको वोट का बराबर अधिकार नहीं है। वहां के लोग ज्यादा एमपी चुन के भेज रहे हैं, उनको ज्यादा फंड मिल रहा है साउथ के स्टेट्स में, और नॉर्थ के स्टेट में कम मिल रहा है। एक और बात जो चौंकाने वाली डेटा निकल के आता है कि जब देश आजाद हो रहा था तो सबसे ज्यादा मूवमेंट, आंदोलन, यहां तक कि शहीद हमारे साउथ के लोग नहीं, नॉर्थ के लोगों को होना पड़ा। अंग्रेज का सबसे ज्यादा अतिक्रमण कहां था? नॉर्थ में था। चाहे वो
चंपारण की बात कर लीजिए या बंगाल, जो उस समय अनडिवाइडेड बिहार नहीं था उस समय, तो सबसे ज्यादा बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी जगहों में हुआ, क्योंकि झारखंड और बिहार उस समय बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो आजादी की लड़ाई में भी जो है बहुत बढ़ चढ़ के हम लोगों ने योगदान लिया। जो नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, 8,400 उत्तर प्रदेश के थे, 7,400 बिहार के, मध्य प्रदेश के 3,600, तमिलनाडु के 2,200, आंध्र प्रदेश के 2,800, कर्नाटका के 2,500, केरला के 2,100। ये डेटा गवर्नमेंट की डेटा है। चंपारण की धरती से जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया, वहां से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक है, वो नॉन साउथ रीजन में ही रहा। मैं साउथ की कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन जो उपलब्धि है देश के आजादी दिलाने में, उसकी बातचीत हो रही है। तो निश्चित तौर पर नॉर्थ के लोगों का ज्यादा योगदान रहा, ज्यादा मारे गए, ज्यादा युद्ध हुआ हमारे यहाँ। अंग्रेज और हमारे जो इनफैक्ट जब मुगल गया तब भी हमारा ज्यादा नुकसान हुआ, हमारे ही लोग ज्यादा मारे गए, ज्यादा यहाँ पे कब्जा हुआ, ज्यादा धन संपदा यहाँ था। तो सब कुछ लूट के यहाँ से पहले मुगल ले गए, बाद में अंग्रेज ले गए। साउथ में उसका प्रभाव कंपैरेटिव कम रहा। ये भी एक कारण था कि साउथ के लोग आज ज्यादा संपन्न है, उनके यहाँ एजुकेशन पहले से ज्यादा, हमारे यहाँ शुरू हुआ। अब क्या होता है, जो जनसंख्या है वो एक समय के बाद बढ़ता है, फिर वो डाउन होने लगता है। तो अब जो है आने वाले डिकेड्स में आप देखेंगे कि हिंदी बेल्ट की जनसंख्या डाउन होती जाएगी, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, और यूथ जो जनसंख्या आज हमारी सबसे ज्यादा है हिंदी बेल्ट में, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, जो बढ़ता है वही घटता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट को पावर देता है कि स्टेट के अंदर भी जनसंख्या के आधार पर ही एमएलए के सीट्स को डिसाइड करनी चाहिए। अब जब ये नया सेंसस आएगा 2026 में, डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन पे कमीशन बैठेगी, तो मुझे उम्मीद है कि स्टेट में भी सीट बढ़ाई जाएगी। और स्टेट में जब सीट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर विकास की संभावनाएं बढ़ेगी, गवर्नेंस बढ़ेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज के समय में ये मतलब 4 लाख 5 लाख वोटर जो है संभालना एक विधानसभा में किसी के बस के नहीं है। अमूमन 3.5-4 लाख वोट तो हर एक विधानसभा में है, उसका डबल कर लीजिए तो 7 से 8 लाख की जनसंख्या हो जाती है, कई बार 10 लाख की जनसंख्या भी है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। और जो फंडिंग में डिस्पैरिटी है, एमपी कम है तो पैसा कम है, जो प्राइम मिनिस्टर की योजना है वो नहीं मिलता हमें, जल जीवन नहीं मिलता, कम मिलता है हमारे को कंपैरेटिव टू साउथ। अब इस सारांश में आप जब इस स्क्रीन पे जब आप कंपैरेटिव टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 543 की जो लोकसभा की सीट की संख्या है, सरकार इसी को कायम रखती है, वैसे केस में भी अगर जो बेस लेते हैं 2011 के सेंसस का, तो उत्तर प्रदेश को 11 सीट बढ़ जाएगा, बिहार का 10 सीट बढ़ेगा, राजस्थान का 6 सीट बढ़ेगा, मध्य प्रदेश का 4 सीट बढ़ेगा। जी हाँ, बढ़ेगा मतलब 80 से 91 यूपी का होगा, बिहार में 40 से 50, राजस्थान में 25 से 31, मध्य प्रदेश में 29 से 33, और मजे की बात तमिलनाडु, जहां पे स्टालिन साहब बहुत परेशान है, 39 यानी 39 से 31 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की हम कंबाइन बात करते हैं तो 42 से 34 घट सकता है, आंध्रा बढ़ सकता है। केरला 20 से 12 हो जाएगा यानी कि 8, पंजाब में भी 1 सीट घटेगा 13 से 12, हिमाचल प्रदेश में 4 से 3 हो जाएगा, उत्तराखंड में 5 से चला जाएगा। गृह मंत्री जी ने इस पे एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम सीट नहीं घटाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो बाकी राज्यों को सीट नहीं बढ़ाएंगे। तो निश्चित तौर पर चूंकि देश में सारे स्टेट को एक साथ चलना है, विकास की जो मूल भावना है उसको एक साथ लेके चलना है, तो हिंदी जो बेल्ट है, जहां खास करके बीजेपी को तो सबसे ज्यादा सीट, सबसे ज्यादा समर्थन वोट स्टार्टिंग से ही मिलता आया, यानी कि एनडीए गठबंधन, तो वहां मुझे उम्मीद है कि वहां सीट इस बार बढ़ाई जानी चाहिए जब 2026 का ये डिलिमिटेशन आएगा, यानी कि सेंसस के बाद। सोचिए अगर ऐसा हो कि सरकार सीट्स बढ़ा दे, अभी वर्तमान लोकसभा में 543 सीट, 550 का कैप जो है वो संविधान में संशोधन करके किया गया हुआ है। अगर ये जो एक्सपर्ट ये मानते हैं कि 848 की ये सीट हो सकती है, यानी कि लोकसभा को अमूमन 1.5 गुने से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है,
जो नया लोकसभा बना है उसमें कहीं ना कहीं यही विचारधारा के साथ बनाएंगे, ज्यादा सीट है वहां। और दूसरी बात, जब ये सीट बढ़ेगा तो आप सोचिए कि शेड्यूल कास्ट यानी कि दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, उन सबको फायदा होगा। खास करके दलित के लिए फायदा ये होगा कि डिलिमिटेशन काउंसिल, जो परिसीमन आयोग है, जिसको बोर्ड कहते हैं हम, परिसीमन बोर्ड, वो देखेगा कि कहां कहां और जो है सीट रिजर्व करने की जरूरत है। दूसरा फायदा महिलाओं को होने वाला, आपको पता ही है कि 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करी जा चुकी है। ये कानून पास हो चुका है, यानी कि लोकसभा में अब 33% महिलाएं आपको दिखेंगी। सीट अगर 850 होता है तो सोचिए कि मोटा मोटी 170, 180 के आसपास, 185 के आसपास जो है सीट्स बढ़ जाएंगे, 850 के आसपास अगर मैं मान के चलता हूं। और दूसरी तरफ चाहे किसी को भी वर्ग को फायदा हो रहा है, सबसे बड़ा फायदा जनता का है कि जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके नॉमिनी है, जिसको आप चुन के भेजते हैं, उसको ज्यादा वोट करने का पावर मिल जाएगा। यानी कि अगर एक जिला में आप 2 जिले मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार के मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी की बात करता हूँ, या मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर की बात करता हूँ, 3 जिलों को मिला करके आज के समय में मोटा मोटी जो है 50 लाख, 40 लाख ऐसे करके जनसंख्या है। तो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ जनसंख्या पे 3 डिस्ट्रिक्ट है। मुझे लगता है आराम से जो है उसमें 5 या 6 लोकसभा बन सकते। 5 लोकसभा बने, 6 से लोकसभा बनेगा तो डेवलपमेंट होगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है, जब राज्य की जनसंख्या बढ़ती है तो राज्य का भी विभाजन किया जाता है। जैसे झारखंड बना, जैसे उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, तेलंगाना बना। तो ये जरूरी होता है कि समय समय के पे हम जनसंख्या का अवलोकन करें ताकि उसकी विकास की गति न रुके। जितना कम जनसंख्या पे आपकी फैसिलिटीज, आपकी राज्य, आपका विधानसभा, लोकसभा होगा, उतना ज्यादा विकास होगा, क्योंकि फंड एलोकेशन इजी हो जाता है, मॉनिटरिंग इजी हो जाता है। अब वापस आते हैं कि अगर 848 हुआ तो क्या होगा। उत्तर प्रदेश में अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 80 है, वो प्रोजेक्टेड 143 है, यानी कि 63 का फायदा। बिहार में 40 है, 79 यानी कि 39 का फायदा। राजस्थान में 25 है, 50 का फायदा, सीधा डबल। मध्य प्रदेश में 29 है, 52, 23 का फायदा। तमिलनाडु में मतलब 39 से 49 हो जाएगा। आंध्र तेलंगाना 42 से 54 हो जाएगा। अगर हम बेस 2011 के सेंसस का रखते हैं, केरला का हो सकता है कुछ भी फायदा ना, कर्नाटका का 10-12 सीट बढ़ जाएंगे, पंजाब की कुछ सीट बढ़ जाएंगे, अगर सरकार सीट बढ़ाने का फैसला लेती है। ये एक संवैधानिक अमेंडमेंट होगा, यानी कि संविधान में जो 550 सीट फ्रीज करी है उसको 848 या 850 पे ले जाना पड़ेगा। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये डिलिमिटेशन है क्या और कैसे ये आपके जीवन पर, आपके क्षेत्र के विकास पर असर डालता है, नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है यूथ के लिए कि यूथ उसमें जाए। शेड्यूल कास्ट महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। और निश्चित तौर पर जब हिंदी भाषी की बात होती है, आजादी के लिए हम आगे थे तो विकास के लिए पीछे क्यों नहीं मिलेगा हमें बराबर का अधिकार। अगर साउथ के स्टेट की जनसंख्या कंट्रोल हुई है तो हमारी पहले कम थी, अब बढ़ी है। तो यानी कि समान वोट, जो इक्वल राइट टू वोट है हमारे पास, जो संविधान की मूल भावना है, वो चीख के ये कहती है कि अब आपको इसका जो है हिंदी राज्य को उनका हक मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण मिले, पूरे स्टेट में मिले। इसमें अच्छी बात है सरकार ने इसको पास किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार और सभी दल एक साथ मिलकर के आएंगे। खास करके जैसे साउथ में गोलबंदी हो रही है, वैसे ही नॉर्थ के दल, नॉर्थ यानी कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहां के दल एक साथ मिलकर के आएंगे और बीच का रास्ता निकाल करके इस बार जब सेंसस होना है, क्योंकि इस बार जातिगत जनगणना भी होनी है, डेटा सरकार के पास अच्छा खासा होने वाला है, किस जाति में कहाँ क्या गरीबी है, क्या इनकम लेवल है, क्या एजुकेशन है, ये जानना भी जरूरी है। हो सकता है कि रिजर्वेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स आए, बदलाव किए जाए, इनकम स्लैब फिक्स किए जाए, रेशनलाइज और रेशनल करे जाए। वैसे ही परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन काउंसिल का गठन हो और विधानसभा और लोकसभा की संख्या बढ़ाई जाए और उसका फायदा आपको होगा। अगर आप हिंदी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश से हैं, आपको ये वीडियो समझ में आया, ये बहुत ही अनटच टॉपिक है, यानी कि बहुत कम लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है।
इसको अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, शेयर करिए, उनको बताइए कि डिलिमिटेशन है क्या, ताकि निश्चित तौर पर सरकार, सिस्टम और हर किसी पे दबाव बने आपके पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो इसके लिए आवाज उठाए और आपका हक मिले। जो आज बराबरी का हक हमारे पास नहीं है लोकसभा में या विधानसभा में, विधानसभा चलिए कि स्टेट का होता है, बट लोकसभा तो पूरे इंडिया का होता है, वहां पर हमारी वोट की वैल्यू कम है, साउथ वाले की वोट की वैल्यू ज्यादा है। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और आप सबको मिलकर लड़ना होगा। वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी सवाल हो डिलिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।